हाँ जी, अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा लेक्चर है अपना। पहले लेक्चर में बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है इसके बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कशन किया था कि पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स दो वर्ड से मिलके बना होता है। इसमें पावर मतलब हायर एप्लीकेशन, हायर पावर, हायर क्वांटिटी, हायर वोल्टेज, हायर करंट, हायर पावर, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज वी कैन से। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मॉलर वैल्यू, स्मॉल वोल्टेज, स्मॉल करंट से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, स्मॉल सर्किट्स होते हैं जो कंट्रोलिंग सर्किट्स में जनरली काम में आते हैं। इनको मिलके अपन बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा अपन ने डिस्कशन किया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं जो डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और उनसे मिलके जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से पावर डिवाइस में कैसे डायोड, पावर डायोड, ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर, बीजेटी, पावर बीजेटी, मॉसफेट, पावर मॉसफेट। तीसरा अपन ने किया था कि इनमें कंपैरिजन किया था कि जो बीजेटी और मॉसफेट में क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या इनमें करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे इसकी जो एडवांटेज होती हैं, और उनके बेसिस पे आईजीबीटी एक नई डिवाइस आ गई थी, उसको अपन कैसे यूज करते हैं। आज अपन एससीआर पे डिस्कशन करते हैं। एससीआर के बारे में मैंने आपको बताया था कि एससीआर बहुत ही जो है एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। एससीआर डिवाइस मार्केट में आने के बाद ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बर्थ हुआ था। ये एक फर्स्ट डिवाइस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके बाद लगा था कि सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, पावर सर्किट में काम आ सकती हैं। तो ये फर्स्ट डिवाइस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जिसको बोलते हैं एससीआर। एससीआर की फुल फॉर्म होते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इट इज द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसको थायरिस्टर बोलते हैं और ये थायरिस्टर फैमिली का मेंबर है। थायरिस्टर फैमिली में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनकी स्टडी भी अपन एक एक करके करेंगे। पहले अपन एससीआर की बेसिक्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। एससीआर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और ये कैसे वर्क करता है। इससे पहले अपन एससीआर पढ़े हैं, थोड़ा सा जो है करैक्टरिस्टिक्स ये डायोड की पढ़ लेते हैं, डायोड की करैक्टरिस्टिक। लेकिन कल भी अपने लेक्चर में डायोड की करैक्टरिस्टिक पढ़ी थी, इसलिए अपन एससीआर की जब करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डायोड की करैक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे। मैं शीशराम ओला पिछले 22 ईयर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और फैकल्टी को ट्रेन करता आ रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपको भी मेरे जो लेक्चर से आप यदि सीरियसली जो लेक्चर्स को देखें तो बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप इस लेक्चर को 1 बाय 1 करके देखते चले जाएंगे तो आपको बेस हर एक जो सब्जेक्ट का बेस बनता हुआ चला जाएगा, और इसकी जो है बेस रूट नॉलेज जो है सब्जेक्ट की आती हुई चली जाएगी, जो आपको सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प रहेगी। सब्जेक्ट को रूट से पकड़ने में आपको हेल्प रहेगी। सब्जेक्ट को आप रटाफिकेशन की जरूरत नहीं रहेगी। सब्जेक्ट को रूट से पकड़ना, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग करना, सब्जेक्ट को फील करना, सब्जेक्ट को कहते हैं आत्मसात करना, ऐसे जो है क्वालिटी है अपने इस लेक्चर्स में। डेफिनेटली गो थ्रू दिस ऑल लेक्चर्स। आप इसको सब्सक्राइब करें, और हमारी टेस्ट सीरीज है ई टेस्ट सीरीज। डेफिनेटली यदि आप टेस्ट जो दें तो आपको जो भी आपने नॉलेज दिया है उसको आप जज करें कि आपको कितना क्या नॉलेज हुआ। तो टेस्ट सीरीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट सीरीज दें, और टेस्ट सीरीज से अपने आप को एवेल्युएट करें कि क्या आप में कितना नॉलेज है। तो ई टेस्ट सीरीज के नाम से हमारा टेस्ट सीरीज चलता है, ई टेस्ट सीरीज। ओके, सो अपन अभी पढ़ रहे थे थायरिस्टर के बारे में। थायरिस्टर मीन्स एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये सबसे पहले इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। एससीआर एक 4
PNPN, 4 layer 3 junction device है. 4 layer 3 junction. Junction is J1, J2, J3. 4 layer 3 junction device. ये थरिस्टर है. ट्रांजिस्टर जो होती है वो पीएनपी होता है. पीएनपी, पीएनपी. तो ये 2 जंक्शन डिवाइस है, J1 एंड J2. 2 जंक्शन होता है और 3 लेयर. ये ट्रांजिस्टर है. ट्रांजिस्टर. SCR क्या है? 4 लेयर. 4 लेयर जो है. ट्रांजिस्टर 3 लेयर. डायोड 2 लेयर. डायोड PN, 1 जंक्शन J1. डायोड, ये डायोड. डायोड 1 जंक्शन डिवाइस, ट्रांजिस्टर 2 जंक्शन डिवाइस और थरिस्टर या SCR 3 जंक्शन डिवाइस. मीन्स इसमें जंक्शंस बढ़ते गए और कंट्रोलिंग एबिलिटी बढ़ती गई और नए एक डेवलपमेंट होता गया. तो ये SCR का जो डेवलपमेंट हुआ था वो 1956 में बेल लेबोरेटरी में हुआ था और इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो 1958 तक ये लैब में रही थी. लैब के अंदर पहला इसका जो डेवलपमेंट हुआ, फिर कॉमर्शियल प्रोडक्शन 1958 में स्टार्ट हो गया. उसके बाद ये कॉमर्शियल जो प्रोडक्शन आ गया मार्केट में. इसको पहले जो यूज़ किया थरिस्टर को वो एज ए कंट्रोल रेक्टिफायर के फॉर्मेट में यूज़ किया जाने लग गया. इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक डायोड से थोड़ी सी बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक मिली थी जो पहला एप्लीकेशन आई थी. उसके बाद तो नाउ डे सो मेनी एप्लीकेशन, सो मेनी कंट्रोलिंग एबिलिटी दिस डिवाइस हैव. The thyristor family members are the different members. They having the different applications and different characteristics even they have. So the initial device having the controlling ability in one direction and second direction having the blocking ability as the diode have. तो जैसे डायोड होती है वैसी ब्लॉकिंग है. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. कल अपन ने ट्रांजिस्टर को समझने की कोशिश की थी. कल के लेक्चर में अपन ने ट्रांजिस्टर को डिटेल में अपन ने समझा था. ओके, तो ये होता है. इसमें क्या होते हैं कि 4 जो जंक्शन हैं मीन्स 4 लेयर हैं. इसमें पहले लेयर में P मीन्स होल्स हैं. पहले में होल हैं, दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे में फिर होल्स हैं और चौथे में इलेक्ट्रॉन्स. जब होल और इलेक्ट्रॉन को एक साथ रखते हैं तो थोड़ा सा बीच में गैप पैदा हो जाता है. क्यों पैदा हो जाता है? क्योंकि यहाँ बीच वाले होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं. यहाँ यदि होल और इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों कंबाइंड होके और ये दोनों ही गायब हो जाते हैं. यहाँ पे ये मिक्स मर्ज हो जाते हैं और एक लेयर क्रिएट हो जाती है, एक रीजन क्रिएट हो जाता है जहाँ होल भी नहीं होते और इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते. इस टाइप में एक रीजन क्रिएट हो जाता है जिसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं. ये एक डिप्लीशन लेयर है, ये भी एक डिप्लीशन लेयर है, ये भी एक डिप्लीशन लेयर है. सो ये 3 इसमें डिप्लीशन लेयर्स होती हैं. यहाँ पे अपन इसको टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं. और यहाँ पे अपन इसको गेट से कनेक्ट करते थे. गेट, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं. यहाँ एक टर्मिनल लगा देते हैं, यहाँ एक सप्लाई लगा देते हैं, इसको गेट बोलते हैं. ये गेट वाली सप्लाई जो एन के पास में लगी होती है, इसके बीच में नहीं लगी. ओके ओके, सो दिस इज द वे दिस is manufactured. This is the structural diagram of SCR. Structural diagram of SCR. How it's work? How it's work? When the forward biasing is applied, this is the device. It having holes. Electrons, holes. And electrons
on the three junctions, and when the forward voltage is applied, forward voltage means positive, negative, like this. This forward voltage is applied across this one. This is the forward biasing. Forward biasing means the positive terminal is the P is connected to the positive and N is connected to the negative. So this is known as forward biasing. When the forward biasing is applied, what happens? The holes, due to this positive holes are come in this region. Holes come in this region. And electrons also get attraction force, so electrons go in that region. So this depletion layer length is going to decreases and finally it damages. So depletion layer is breakdown. Okay. So finally it finished out. Even same the thing, minus charges go in the upper side because there is a repulsion force due to the negative charge, and there is attraction force on the electrons. So the charges flow will take place. Here this negative charge attract the positive charges, so the positive charges are shifted over here. This positive charges are shifted over here, and these negative charges shifted over here. So the depletion layer, length of the depletion layer is increases. So the J1 junction forward bias, this J1 junction in forward bias, this J3 junction also in forward bias, but this J2 junction in the reverse bias. Okay, it is reverse bias. Here the depletion layer width is increases. So it blocks the voltage. There is no any flow of charge take place. This is the gate. There is no any flow of charges will take place. Okay. This will happen. Okay. What happens when the reverse biasing is applied? So this is the holes. These are the holes. These are the electrons. These are the holes. These are the electrons. When the reverse biasing means negative, positive, like this. This is the reverse biasing. The positive means P is connected to the negative, minus. And positive means N is connected to the positive. Okay, so this is known as reverse biasing. So when the reverse biasing is applied, what happens? The holes are shifted upward, and electrons are shifted. There is a repulsion force, so the electrons are shifted downwards. Okay, what happens over here? The holes, the negative charges attract the holes, so the holes are shifted upwards, and the electrons are shifted downwards. What happens due to the positive? These electrons are shifted downwards, so the electrons are shifted downwards, and due to the positive one, holes are shifted upwards. So this is the lack of the hole electrons, and these are the hole electrons. So this happens. Two depletion layers are creating. Here the two depletion layers are creating. This is the one depletion layer and this is the other one depletion layer. Two depletion layer is set up. So J1 and J3 and J2. So this is the reverse bias, this is the forward bias, and this is the reverse bias. So J1 and J3 come into the reverse bias and J2 come into the forward bias. So one junction in the forward bias, but the two junctions are reverse bias. So when the two junctions are reverse bias, there is less possibility, very less possibility to flow of charges, flow of currents. So current is not flowing in this reverse biasing. In the forward biasing also current not flow. Current is not flowing in the forward biasing.
So in the forward biasing as well as the reverse biasing, in both the biasing condition there is no any flow of current. So how it's work? And not work in the forward biasing, not work in the reverse biasing. So what happens? If we want to flow the current in the forward biasing, there is a possibility because the one junction they reverse biasing. But in the reverse biasing condition, reverse biasing, and this is forward. Forward biasing. So in the reverse biasing and forward biasing, so in the reverse biasing there is a very less possibility. So there is not possible to flow the charges, flow the current because the two are in the reverse one. But in the forward biasing condition, there is a possibility to flow the charges because the one junction in the reverse bias and that also having the less reverse because it is the middle one. So the polarity or the effect of the forwarding or reversing due to the biasing is less as compared to the near one. Whatever the biasing is applied, it is appeared across the J1 and J3, not the J2. So the effect on the J2 is the secondary effect. So that effect is less as compared to what the effect come on the J1 and J3. So this effect is very less. So this depletion layer thickness is very less. So it may be there is chance of conduction through the J2 junction in the forward biasing. So to do that, what we are doing, we are inserting few of the charges through the gate. We will apply, there is a gate circuit, gate is connected and apply on the sum of the charges or here inserting some of the charges. When the sum of the charges get inserted, the depletion layer thickness is reduced. Now this is the depletion layer thickness. Then further insert the sum of the charges. So the charges may makes this type of the layer. Then the further there is very few length. Then further will increase the number of charges inserted inside. So finally what happens, the charges, the heap of this charge is reached up to this conducting region. So there is a conduction, there is a possibility of conduction like this one from this region to this region. So there is a possibility of conduction. But the conduction will take place from this point only, where the charges reached. So a hot spot will occur. So how we can avoid this hot spot? As the conduction start, the charges are spread. You know the hole and electrons come in this region. Hole and electrons are come into the region. They spread, but they take some time. If this spreading time, this charge spread takes less time as compared to what the rising rate of the current. If the spreading current of means dq upon dt of spreading is less than is equal to rate of rise of current, rate of rise of anode current by dt. If this is happens, the diode works safely in healthy condition. At the healthy condition of the SCR. Otherwise, if the higher current is rise and the charges are not spread in the whole region, the current is passing through a point only, and when the point get heat up, the hot spot will be formed, and due to the hot spot, this SCR, the point will be damaged permanently. So SCR also damaged permanently. So to avoid this one, we have a protection circuit that decrease the rate of rising of the current. So we will limit the current. This rising rate of the current should be limited by some inductor inserted in the circuit. That will study in the protection of SCR. Okay.
So this is the way by inserting the few additional charges from the gate circuit. Additional charges inserted from the gate circuit, and the inserting charges increase the conductivity, or they make this non-conducting region into the conducting region, and they provides the availability of the charge or current carrier in this region. So this gate is provide the charge and it avail the charge in the non-conducting region. That's why this non-conducting region starts conduct, and due to the starting of the conduct in this region, this device will start. So when it start, when the gate current is coming, gate charges are coming. So when the gate charges are coming, gate signal is applied, gate pulse is applied, gate current is applied. So it conduct in the forward biasing when the gate signal is given. Gate signal is given. So it conduct only when the gate is on. So it is control conduction in the forward biasing. But in the reverse biasing, there is no any gate controlling. So in the forward biasing it control, but in the reverse biasing it is not controlled. So this is the one way where we start the SCR in forward biasing. This is the one way we will start the SCR in the forward biasing. Now we will study the VI characteristic of this SCR. That is the VI characteristic of SCR. The symbolic representation of the SCR. Symbolic representation of SCR is like this. This is symbolic representation of SCR. This is the anode, this is the cathode, and this is the gate. This is the symbolic. It is similar to the diode only. This is the diode. This is the diode. The difference is here the gate. Only the difference is the gate. Difference is only the gate. Gate circuit. So there is an additional gate circuit, and by inserting the charges from the gate, we can start the SCR in the forward biasing. Otherwise, it cannot conduct in the forward biasing. So forward biasing conduction is controlled conduction, and the reverse biasing is not conduct. So it is controlled diode. It is the one directional device, unidirectional device, but it is a controlled device. So it is known as controlled rectifier, because the diode is a rectifier. It allows the current in one direction. So SCR also known as controlled rectifier. SCR is also known as controlled rectifier. We will connect them in a circuit, and they will show the circuit like this one. This is the source, this is the SCR, and this is the load, like this. So if there is diode only, the output is in forward biasing diode conduct, in the reverse biasing diode doesn't conduct, so output voltage becomes 0. In the forward biasing further diode conduct, in the reverse biasing diode does not conduct. So in the forward biasing only the waveform. In the reverse biasing there is no any waveform. So in the forward biasing there is a waveform, in the reverse biasing there is no any waveform. Okay, so this is the forward and reverse biasing. But when we are applying the SCR in place of the diode, we can connect the SCR in the same circuit. What the output voltage waveform? The output voltage waveform is it conduct in the forward, not in the reverse, conduct in the forward, not in the reverse, but conduct in the forward. Forward conduction also the control conduction, it will start from here, not from 0. So this is then known as firing delay angle, alpha. Alpha is the firing delay angle. It will start from this delay angle, because this angle depends upon when we will apply the gate pulse. When we apply the gate pulse, gate signal. Without gate signal it not conduct. So gate signal will apply over here. Now here we will apply the gate signal. So when the gate signal is applied, it conduct in the forward.
In the reverse, there is no any conduction. 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 At forward, it is conduct. In the reverse, does not conduct. And in the forward, it conduct when the gate signal has applied. Gate signal has applied. So this is the output voltage waveform. This is the output voltage waveform with respect to time. So this is rectifier. This is half wave rectifier. Half wave rectifier. This is also half wave rectifier. Half wave rectifier. This is the half wave rectifier. This is also half wave rectifier. But it is a controlled one. This is the alpha firing angle, a delay, and delay can be increased or decreased, so it is controlled. Controlled rectifier. So SCR is also known as controlled rectifier switch. It is a one directional switch. It is controlled one directional switch. Diode is uncontrolled one directional switch. Both are one directional. Diode and SCR both are one directional switch, but the SCR is a controlled one directional switch. Diode is uncontrolled one directional switch. So diode is known as AC switch, DC switch, one directional DC switch. SCR known as one directional AC switch. Okay. So this is about the forward biasing and how it conduct in the forward biasing. Why it is in the forward biasing? Why not in the reverse biasing? Okay. So this is what the diode on its conduction. Now we will draw on the VI characteristic of diode and VI characteristic of SCR. VI characteristic. VI characteristic for the diode, for the SCR. You know that this is the diode circuit it conduct. This is the diode circuit. This is the source and this is the load. This is the diode circuit it conduct in the forward bias. So diode will conduct when the forward voltage is higher than the knee voltage. Diode conduct when the applied voltage is greater than knee voltage. When it is greater than the knee voltage, it conduct. Okay. And it does not conduct if the reverse voltage is less than the break-even voltage. And here this voltage is known as break-over voltage, breakdown voltage, break-over voltage. So that is higher one. The knee voltage is less one. Knee voltage is approximately 1 volt, 1.1, 1.2 volt for the silicon type diodes. Okay. So this is the VI characteristic of this voltage known as knee voltage. Knee voltage. Knee voltage. On this axis there is a voltage. On this axis there is a current. So it is known as VI characteristic. Okay. So diode's VI characteristic is the diode's VI characteristic. SCR's VI characteristic is SCR VI characteristic. So when we will apply the forward voltage, it does not conduct, does not conduct, does not conduct, that does conduct, that does not conduct, and it conduct, it breaks over here and then start conduct, like the diode. But before breakdown, this is the forward breakover voltage. This is forward breakdown voltage. Okay, so it start conduct. But you know it takes this one amount of the time. In the reverse biasing, it does not conduct means does not conduct. There is some current, that is the leakage current, and this is the breakover voltage. So this is a reverse breakover voltage. So voltage is higher than the reverse breakover voltage conduct, and here the current, here the current, here the voltage. Okay. So when the
SCR conduct in a forward bias, it will apply the gate signal. You know, there is a depletion layer. There is a depletion region. In depletion region, there is gate terminal. And through the gate terminal, if we are inserting few of the charges, what happens? The thickness of the depletion layer decreases. Thickness. Now the effective depletion layer is this one only. This is the length of depletion layer. So it required less blocking voltage as compared to the gap. So it required less blocking voltage. So now it will start from here. So this is the blocking voltage. It will insert some of the gate charges. It will insert the next of the gate charges. So the charges are over here. So now the depletion layer thickness is further get reduced. Depletion layer thickness is further get reduced. So breakover voltage also further get reduced. So now this is the further breakover voltage. This is the further breakover voltage. So this is the breakover voltage, forward breakover voltage 2. This is the 1, this is the 2, and this is forward breakover voltage 3. Okay. We will further inserting the charges. Then electrons reach out here. Further less voltage is required to break down in forward bias. We will further increase the number of carriers or charges through the gate. So the heap is reached over here till the final point. So there is only it start like a diode. It start like a diode. It start like a diode. So it may start like a diode when the very higher gate signal is applied at the starting. It will give the delay, then it start after some delay angle. So it depends upon, suppose that this required gate current I is G3, this required gate current I is G3, this is IG4, this is gate current I is G2, this is the gate current I is G0 or 1 we can say. So IG4 is higher than as compared to IG3, is higher than as compared to IG2, which is higher than as compared to IG1. If we are having the higher gate current, देखिए यदि गेट से ज़्यादा चार्ज अपन डाल देंगे तो डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगी तो कम वोल्टेज पे ही SCR ऑन हो जाएगा. ओके. यदि डिप्लीशन लेयर में चार्ज नहीं डालेंगे तो डिप्लीशन लेयर बड़ी रहेगी, तो उसकी थिकनेस ज़्यादा रहेगी, तो वो ज़्यादा वोल्टेज को झेल पाएगी तो ऑन नहीं होगी. इसलिए यदि SCR को जल्दी ऑन करना है, कम टाइम में ऑन करना है, कम वोल्टेज पे ऑन करना है, तो डिप्लीशन लेयर करंट बढ़ा दो, गेट करंट बढ़ा दो. तो गेट करंट बढ़ाओगे तो ज़्यादा चार्जेस गेट रीजन में आ जाएंगे, तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस को कम कर देंगे. डिप्लीशन लेयर की थिकनेस यदि कम हो जाएगी तो जल्दी ही SCR कम वोल्टेज पे ब्रेक डाउन आ जाएगा. ओके. तो ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट है जिसके अकॉर्डिंग ये इसमें ब्रेकडाउन आता है. ओके. तो ये अपने डिफरेंट करंट की वैल्यूज है. ओके. इसके अकॉर्डिंग इसमें ब्रेकडाउन्स आते हैं. तो ये आपने डायोड की करैक्टरिस्टिक है और ये SCR की करैक्टरिस्टिक. ये डायोड की करैक्टरिस्टिक है. यहाँ कोई कंट्रोल नहीं होता फॉरवर्ड वाइज में, बस ब्रेक आता ही आता है. यहाँ पे ब्रेक के लिए गेट करंट की जरूरत होती है. गेट करंट ज़्यादा है तो ब्रेकडाउन पहले आता है, गेट करंट कम है तो ब्रेकडाउन बाद में आता है, नहीं ज़्यादा वोल्टेज पे आता है. तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें तो यदि इनपुट वोल्टेज है तो आउटपुट आएगी, इनपुट आएगी, आउटपुट आएगी. इनपुट वोल्टेज की अकॉर्डिंग पॉजिटिव साइकिल पूरी आउटपुट में आती है. इसमें पॉजिटिव साइकिल में भी कहाँ पे ऑन किया उतनी ही आउटपुट में आती है. पॉजिटिव साइकिल जहाँ पे आप ऑन करेंगे वहाँ से आगे की ही आउटपुट में आएगी, उससे पहले की नहीं आएगी. उससे पहले की जीरो रहेगी, उसके पहले की जीरो रहेगी, उसके पहले की जीरो रहेगी. ऐसी इसके आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आती है. आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, ये आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म डायोड.
यदि इसकी वैल्यू निकालना चाहें जो अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक में नेक्स्ट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी केवल कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे ही ये ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन आने के बाद एक करंट आती है, करंट ये जैसे स्टार्ट हो जाती है और ये करंट की दो वैल्यूज होती है। करंट की एक वैल्यू होती है, एक करंट को होल्डिंग करंट कहते हैं, एक को लैचिंग करंट कहते हैं। तो ये करंट तो लैचिंग करंट होती है और ये जो करंट होती है ये होल्डिंग करंट होती है। लैचिंग करंट वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट टू लैच मींस टू टर्न ऑन द एससीआर। लैचिंग करंट क्या होती है? करंट की एक वैल्यू होती है, यदि करंट उससे कम है तो कंडक्टिविटी इस नॉन कंडक्टिंग रीजन में पर्याप्त, यदि कंडक्टिविटी नहीं है तो एससीआर ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो नॉन कंडक्टिंग रीजन है, इसमें एनफ कंडक्टिविटी नहीं आएगी, तब तक इसको ऑन नहीं माना जा सकता, गारंटेड ऑन नहीं है। और यदि ऑफ होता है तो इसमें से चार्जेस को रिमूव करने पड़ते हैं, जो मेजॉरिटी कैरियर चार्जेस हैं वो यहाँ से हटाने पड़ते हैं। हटाने के बाद ये डिप्लीशन लेयर वापस क्रिएट करना पड़ता है, और जब तक ये क्रिएशन नहीं होता तब तक ये ऑफ नहीं माना जा सकता। तो ये ऑन और ऑफ में ये अभी इसको डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक से और जो है ढंग से आप समझ सकते हैं। मैं अभी इसकी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक लेता हूँ, उससे अपन को समझ में आ जाएगा। अदरवाइज ऑल्सो दैट द टू करंट, यदि लैचिंग करंट से कम है तो ये ऑन होने की गारंटी नहीं है, और होल्डिंग करंट से यदि कम नहीं हुआ करंट यदि होल्डिंग करंट से कम नहीं हुआ तो ये ऑफ होने की गारंटी नहीं है। तो ऑफ होने की गारंटी कब होगी कि एससीआर ऑफ होगा। एससीआर ऑफ होने की गारंटी कब होगी? परफेक्टली ऑफ हो जाएगा व्हेन करंट इन एनोड इज लेस देन द होल्डिंग करंट। यदि करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाता है तो डेफिनेटली एससीआर ऑफ हो जाएगा। करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाती है, करंट यदि होल्डिंग करंट से कम हो जाती है तो एससीआर डेफिनेटली ऑफ हो जाएगा। और करंट यदि होल्डिंग करंट से ज़्यादा बनी हुई है तो एससीआर ऑफ होने की गारंटी नहीं ली जा सकती। और ऑन की गारंटी कब होती है? व्हेन आर्मेचर करंट इज ग्रेटर देन द लैचिंग करंट। यदि करंट लैचिंग करंट से ज़्यादा हो जाती है, यदि करंट लैचिंग करंट से ज़्यादा हो जाती है तो गारंटेड एससीआर ऑन हो जाता है। उसके बाद एससीआर को गेट सिग्नल की जरूरत नहीं रहती, एससीआर को गेट सिग्नल की जरूरत नहीं होती। तो ये दो करंट्स होती हैं, एक होती है लैचिंग करंट और एक होती है होल्डिंग करंट। एक अच्छे एससीआर के लिए लैचिंग करंट ज़्यादा होती है होल्डिंग करंट से, और इन दोनों का रेशियो जो है 2 to 2.5 होता है, 2 to 2.5। एक अच्छे एससीआर के लिए इसकी वैल्यू लैचिंग करंट ज़्यादा होती है होल्डिंग करंट से, मीन्स ऑन होने के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, गारंटेड ऑन के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। यदि ऑन हो गया तो ऑफ होने के लिए करंट जितने पे ऑन हुआ था उतनी करंट है तो ऑन ही रहेगा, उससे थोड़ी कम कर दी तो भी ऑन ही रहेगा, उसे आधी करंट करेंगे तब ऑफ हो सकता है। तो करंट यदि ऑफ होने के लिए, गारंटेड ऑफ होने के लिए करंट की वैल्यू ऑन होने के लिए जो गारंटेड करंट की वैल्यू से बहुत कम होने की जरूरत होती है। ओके, तो ऐसे अपन लैचिंग और होल्डिंग दो करंट को एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक में समझाया जा सकता है। ये एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक है, उसको स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। अब यदि अपन एससीआर की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना चाहें तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है एससीआर को समझने के लिए। एससीआर की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, एससीआर की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक समझने से पहले अपन डायोड की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। डायोड की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, ये एक डायोड है और इसमें ये करंट चल रहा है फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड में ऑन करने के लिए गेट सिग्नल की जरूरत नहीं होती, तो ये ऑन चल रहा है। जब ये ऑन चल रहा है तो इसका जो वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, जीरो नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब मान लो इस करंट को कम हो रहा है और इसको ऑफ करना है अपन, तो जैसे ऑफ होगा करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगी।
करंट रिवर्स डायरेक्शन फ्लो होगी पहले जब डायोड ऑफ होगा। यदि डायोड रिवर्स में करंट फ्लो नहीं हुई तो डायोड ऑफ नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? ये देखिए कि ये डायोड है और डायोड में होल होते हैं, एक साइड में पीएन जंक्शन डायोड, ये होल्स, और दूसरी साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये होल और इलेक्ट्रॉन्स। जब डायोड ऑन कंडीशन में होता है तो होल जो है इलेक्ट्रॉन्स वाले रीजन में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स वाले रीजन में चले जाते हैं और मोबिलिटी बनी रहती है। चार्जेज एक दूसरे के रीजन में होते हैं और ऐसे करके चालकता बनी रहती है। चार्जेज एक दूसरे के रीजन में होते हैं और ऐसे करके चालकता बनी रहती है। होल इधर इलेक्ट्रॉन्स वाले रीजन में आते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स वाले रीजन में जाते रहते हैं और रिकम्बिनेशन भी होता रहता है। ऐसे करके कंडक्टिविटी बनी रहती है। लेकिन जैसे ही ये यदि करंट कम होता है या ऑफ होने की स्थिति है, तो क्या होगा? ऑफ होने की स्थिति है तो क्या होगा? सबसे पहले जो मेजॉरिटी कैरियर हैं जो दूसरे रीजन में गए हुए हैं वो अपने अपने रीजन में वापस आएंगे। तो अपने अपने रीजन में वापस आएंगे तो होल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ आए हुए हैं ये अपने रीजन में वापस आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। और होल्स हैं जो इधर आए हुए हैं वो अपने रीजन में वापस आएंगे, होल्स हैं वो अपने रीजन में वापस आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं वो अपने रीजन में वापस आएंगे। तो ऐसे करके, और एक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होल्स की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। लेकिन अभी तो होल किधर जा रहा है? ये होल है, अभी जो होल है वो इधर जा रहा है, अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है, तो अपोजिट चल रहे हैं, इसलिए करंट अपोजिट है। इसको रिवर्स रिकवरी करंट कहते हैं। रिवर्स में रिकवरी करंट हो रही है, रिवर्स में करंट फ्लो हो रही है, जो इसको एससीआर को ऑफ करने के लिए जरूरत होती है। ओके, अब जैसे जैसे ये अपने अपने रीजन में आ जाते हैं करंट कम होने लगती है, करंट कम होने लगती है। जैसे जैसे अपने अपने रीजन में आ जाते हैं करंट कम होने लगती है। तो ये करंट यहाँ तक, यहाँ से करंट कम होने लगती है, अपने रीजन में आ गए हैं सारे। रीजन में आने के बाद ये अपने रीजन में आ गए। इसके बाद क्या होता है? जब होल जो यहाँ से हट गए हैं, होल यहाँ से हट गए हैं और इलेक्ट्रॉन वहाँ से हट गए हैं, अब यहाँ कोई होल नहीं रहा, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहा, होल अपने रीजन में चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन अपने रीजन में चले गए हैं। अब क्या हुआ? अब क्या होता है? ये एक दूसरे के पास पास खड़े हुए हैं और ये पास पास खड़े होते हैं तो रिकम्बाइंड हो जाते हैं, तो डेंजरस होता है। दोनों रिकम्बाइंड होके और दोनों ही गायब हो जाते हैं, तो इसलिए डर लगा रहता है। तो ये पास पास खड़े हैं, वो भागेंगे वहां से और भाग के क्या करेंगे? यहाँ एक डिप्लीशन लेयर बनाएंगे। एक क्या करेंगे? एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो इधर आ जाएंगे और होल्स जो होंगे वो इधर चले जाएंगे और एक डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन करेंगे। तो ये टीबी टाइम जो होता है वो डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन टाइम होता है और ये टीए टाइम जो होता है वो क्या करना टाइम होता है? चार्जेस का रिवर्स फ्लो का टाइम होता है। ये चार्जेस अपने अपने रीजन में आते हैं तो इसका रिवर्स फ्लो का टाइम होता है, चार्ज रिवर्स फ्लो टाइम। और टीबी डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन टाइम, दोनों को मिला के रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं। रिवर्स रिकवरी टाइम दैट इज टीए प्लस टीबी, इसको रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं। ये तब तक के करंट को बोला जाता है जब पीक करंट का, ये आई पीक रिवर्स करंट है वो ये 1/4 ऑफ आई पीक रिवर्स करंट है, पीक रिवर्स करंट है। वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? जैसे रिवर्स में रिकवरी आती है, जब तक चार्जेज अपने अपने रीजन में नहीं पहुंचते वोल्टेज जीरो नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली जीरो ही रहता है। लेकिन जैसे ही ये अपने अपने रीजन में आने के बाद बैरियर पोटेंशियल बनने लगता है, डिप्लीशन लेयर बनने पड़ती है, तो जंक्शन के क्रॉस एक रिवर्स वोल्टेज आ जाता है और ये ऐसे करके फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो ये एनोड वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है, ये एनोड करंट की कैरेक्टरिस्टिक, ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है। इधर वोल्टेज और करंट दोनों दिखाया है और इधर टाइम दिखाया है। तो ये आपकी एक डायोड की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक,
इस डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में टीबी जो होता है बाय टीए का रेशियो को सॉफ्टनेस फैक्टर बोलते हैं, सॉफ्टनेस फैक्टर। और ये सॉफ्टनेस फैक्टर यदि लेस देन 1 होता है, टीए बाई टीबी, टीबी बाई टीए, दैट इज सॉफ्टनेस फैक्टर लेस देन 1 होता है तो सॉफ्ट रिकवरी डायोड बोलते हैं इसको, सॉफ्ट रिकवरी डायोड। और ये बड़ा होता है टीबी अपॉन टी इज ग्रेटर देन 1 तो उसको हार्ड रिकवरी डायोड, इसको हार्ड रिकवरी डायोड बोलते हैं। तो ये यदि हार्ड रिकवरी डायोड बोलते हैं, इसको सॉफ्ट रिकवरी डायोड या स्नैपी डायोड भी बोलते हैं। स्नैपी डायोड, स्नैपी डायोड। ओके, तो हार्ड और सॉफ्ट रिकवरी डायोड को क्लासिफाइड किया जा सकता है इस टाइम के बेसिस पे। जो यदि सॉफ्ट डायोड होता है या सॉफ्ट रिकवरी डायोड होता है वो हायर फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में काम आता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बड़ी फास्ट चलती है वहाँ पे इसको काम में लिया जाता है। और जो हार्ड रिकवरी डायोड होता है, जनरल पर्पस डायोड होता है, वो जनरल एप्लीकेशंस में काम में लिया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, तो ऐसे दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब अपन ने भी SCR की करेक्टरिस्टिक बनाए, डायनेमिक करेक्टरिस्टिक ऑफ SCR, तो इसको समझने की जरूरत है। डायोड की करेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा जो चेंज करें तो SCR की डायनेमिक करेक्टरिस्टिक आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? SCR की डायनेमिक करेक्टरिस्टिक। SCR में सबसे पहले ऑन होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ये आपने डायोड को, इसमें गेट को ऑन किया है, गेट को ऑन किया है, गेट सिग्नल है IG गेट। गेट सिग्नल जैसे ही 90% को रीच करता है, गेट सिग्नल ऐसे ही जैसे 90% को रीच करता है 0.9 ऑफ गेट, वैसे ही एनोड करंट बढ़ने लगता है, वैसे एनोड करंट 10% बढ़ जाता है। एनोड करंट बढ़ने लगता है और ये 10% से बढ़ जाता है, जब ये 90% से 100% होता है। फिर एनोड करंट बढ़ता चला जाता है और वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो, वोल्टेज की वैल्यू ये जो है वो, एनोड करंट 10% बढ़ता है तो एनोड वोल्टेज 10% डाउन हो जाता है, फिर एनोड वोल्टेज डाउन होता चला जाता है, फिर ये एनोड वोल्टेज है, मैं इसको रेड से ड्रॉ करता हूँ, ये एनोड वोल्टेज है, ये ऐसे डाउन होता है एनोड वोल्टेज। और फिर ये एनोड करंट है वो 90% से 100% हो जाता है, 90% से 100%, और ये 100% चलता रहता है। तो जब ये 100% चलता रहता है तो ये जो वोल्टेज होता है ये लगभग 0 रहता है। ओके, जब अपन को SCR को ऑफ करना होगा तो सबसे पहले एनोड करंट को डाउन करना होता है और रिवर्स में करंट फ्लो करना पड़ता है, रिवर्स में करंट फ्लो करते हैं, और रिवर्स के बाद में करंट डाउन होने लगता है और ये करंट होता है, फिर करंट कुछ टाइम तक के लिए ये होता है और फिर करंट ये आता है। एनोड वोल्टेज जो होता है वो यहाँ तक 0 रहता है, यहाँ से 0 से राइज करता है और ये राइज करके 1-2 बार फ्लक्चुएट करता है और फिर यूँ आ जाता है। ओके, ये जो टाइम होता है उसको TA बोलते हैं। ये मेजॉरिटी चार्जेस का रिकवरी टाइम होता है। ये जो दूसरा टाइम होता है TB, ये TB टाइम क्या होता है? TA टाइम क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज रिकवरी टाइम। TB टाइम क्या होता है? डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन टाइम। और TZ, ये तीसरा टाइम है TZ, ये होता है गेट रिकवरी टाइम। इन तीनों टाइम को मिला के T ऑफ टाइम बोलते हैं, T ऑफ।
इजिकल टू टी ए प्लस टी बी प्लस टी जी, टी बी प्लस टी जी, ऐसे मिला के रिकवरी टाइम बोलते हैं। यहाँ यदि टाइम को 3 भागों में डिवाइड करें तो ये डिले टाइम, यहाँ से लेके 90% तब तक करंट, ये 10% से 90% इसको राइजिंग टाइम, और 10% 90% से 100% को राइज करती है उसको स्प्रेडिंग टाइम, तो इसको ऑन टाइम बोलते हैं। डिले टाइम प्लस राइजिंग टाइम प्लस स्प्रेडिंग टाइम, इसको टी ऑन टाइम बोलते हैं। ऐसे अपन यदि डायोड यानी एससीआर की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले टी ए टाइम होता है जब क्या होता है कि ऑन कंडक्शन कंडीशन में मेजॉरिटी चार्जेस जो होते हैं वो दूसरे रीजन में पी वाले होल इलेक्ट्रॉन्स वाले रीजन में चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होल वाले रीजन में चले जाते हैं। एक दूसरे के रीजन में मेजॉरिटी कैरियर मूव करते रहते हैं कंडक्शन में। जैसे ही कंडक्शन बंद करना होता है तो पहले मेजॉरिटी कैरियर को अपने अपने रीजन में लाना होता है, तो उसमें टाइम लगता है, उसको टी ए बोलते हैं। फिर सेफ नहीं है, अभी ये प्रॉपर ऑफ नहीं हुई है, तो ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इन चार्जेस को बीच में गैप प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसको डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन टाइम बोलते हैं। ये टीबी टाइम होता है, डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन टाइम। ये फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन के बाद कुछ चार्जेस डिप्लीशन लेयर में बचे रह जाते हैं, उसको गेट चार्जेस बोलते हैं। एससीआर में गेट चार्जेस होते हैं, डायोड में नहीं होते। डायोड में ये टाइम टीजी नहीं होता, यहाँ पे टीजी टाइम होता है। तो एससीआर में गेट के चार्जेस रिमूव हो जाते हैं, तो अब कुछ टाइम लगता है जिसमें गेट के चार्जेस को गेट के थ्रू निकालने पड़ते हैं, जिससे क्या कि वो डिप्लीशन लेयर पूरा चार्ज फ्री रीजन हो जाए और एससीआर फुली हेल्दी हो जाए, तो ये टीजी टाइम होता है। तो इसलिए एससीआर को ऑन होने में और ऑफ होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। एससीआर को टीबी टाइम ऑन होने में ज़्यादा लगता है, इसको डिले टाइम बोलते हैं, बाकी तो डायोड के बराबर होता है। और टीजी टाइम और ज़्यादा लगता है ऑफ होने में, क्योंकि गेट के चार्जेस को रिमूव करना पड़ता है। तो ऑन टाइम भी ज़्यादा होता है एससीआर का, और ऑफ टाइम भी ज़्यादा होता है। इसलिए इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डायोड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 10 किलो हर्ट्ज तक होती है, जबकि एससीआर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 किलो हर्ट्ज की रेंज में होती है, 1 किलो हर्ट्ज की रेंज में। डायोड तो फास्ट डायोड भी होते हैं, जिसकी रिकवरी टाइम सॉफ्ट रिकवरी डायोड जो होते हैं उसका रिकवरी टाइम जो होता है वो लेस देन 5 माइक्रोसेकेंड, 5 माइक्रोसेकेंड से भी कम टाइम लगता है, उसको फास्ट रिकवरी डायोड बोलते हैं। और जिसमें 25 माइक्रोसेकेंड टाइम लगता है उसको जनरल रिकवरी डायोड बोलते हैं, जनरल पर्पस डायोड बोलते हैं। ऐसे डायोड्स का बाइफिकेशन किया जा सकता है। डायोड में यदि डायोड्स की बात करें तो डायोड्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। डायोड्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। जनरल पर्पस डायोड, पहला जो डायोड होता है उसको बोलते हैं जनरल पर्पस डायोड। दूसरा होता है फास्ट रिकवरी डायोड, और तीसरा डायोड होता है स्नैपी डायोड, और उसको शॉर्टकी डायोड बोलते हैं। शॉर्टकी डायोड। तो जनरल पर्पस डायोड जो होता है उसका टी ऑफ टाइम जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 25 माइक्रोसेकेंड। फास्ट रिकवरी डायोड टर्न ऑफ टाइम होता है वो लेस देन इक्वल टू 5 माइक्रोसेकेंड। और शॉर्टकी डायोड जो होता है, शॉर्टकी डायोड स्पेशल डायोड होता है जो मेटल सेमीकंडक्टर
मेटल सेमीकंडक्टर से बना होता है। एक साइड में एल्यूमिनियम होता है और दूसरी साइड में एन टाइप, एन लेयर होती है, एन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस टाइप में शॉटकी डायोड बनता है। शॉटकी डायोड में रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज बहुत कम होता है। रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एज अप्रोक्सीमेटली 30 वोल्ट होता है, जबकि इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 500 एम्पीयर के आसपास एनोड करंट। शॉटकी डायोड, शॉटकी डायोड भी फास्ट रिकवरी डायोड की कैटेगरी में आता है। ये रिकवरी फास्ट होता है, इसकी कंडक्टिविटी बेटर होती है, इसको रिकवरी होने में टाइम कम लगता है। क्यों? क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन होता है वो एक ही साइड में होता है, वन साइड डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन होता है। शॉटकी डायोड एक मेटलिक डायोड होता है, तो मेटल में कभी भी डिप्लीशन लेयर नहीं बनता, तो डिप्लीशन लेयर वन साइड बनता है, हाफ साइड, इसलिए ये वोल्टेज को ज़्यादा रोक नहीं पाता है, वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी कम होती है। लेकिन ये फास्ट रिकवरी डायोड है, इसमें रिकवरी में टाइम बहुत कम लगता है, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी में काम आता है। फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, जनरल पर्पस डायोड जो होते हैं वो जनरली जो है यूपीएस में लगते हैं, वेल्डिंग में काम आते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रोसेस में काम आते हैं या जनरल पर्पस में काम आते हैं। दूसरा फास्ट रिकवरी डायोड, जहाँ पे फास्ट सेक्शन की जरूरत होती है, जैसे इन्वर्टर सर्किट, एसएमपीएस सर्किट, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स, साइक्लो कन्वर्टर सर्किट्स, चॉपर सर्किट्स, ऐसे सर्किट्स में फास्ट रिकवरी डायोड काम में आते हैं। और शॉटकी डायोड स्पेशल पर्पस डायोड है जहाँ पे हाई करंट की जरूरत होती है और रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग नहीं होता। जैसे इन्वर्टर और चॉपर सर्किट होते हैं, वहाँ पे रिवर्स वोल्टेज आता ही नहीं है, रिवर्स वोल्टेज आता ही नहीं है, तो उस टाइप के में शॉटकी डायोड की जरूरत होती है जहाँ रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग की जरूरत नहीं होती और हाई करंट को कैरी करना होता है, तो वहाँ पे ये डायोड काम में आता है। इस तरीके से अपन डायोड और SCRs की कैरेक्टरिस्टिक को ढंग से समझ सकते हैं। ओके, so this is about the SCR and its characteristic as well the diodes and diodes categorization. So ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस लेक्चर में बेसिक्स ऑफ SCR अपन ने कवर करने की कोशिश की है। आने वाले लेक्चर में SCR की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेफ्टी सर्किट्स, एप्लीकेशंस, डिफरेंट आप जो है चीज़ें SCR के बारे में भी पढ़ेंगे, SCR फैमिली मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको 1 से 2 लेक्चर और लेंगे। SCR बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। SCR के बारे में जितना पढ़ा जाए, जितना सीखा जाए वो काम होता है, क्योंकि SCR ही बाद में जो है काम आता है। SCR हमेशा SCR और SCR फैमिली मेंबर्स आपको पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के हर एक यूनिट में, हर एक चैप्टर में आपको बहुत यूजफुल होंगे और काम आते रहेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट यूनिट, द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द SCR। सो डेफिनेटली यू विल एंजॉय अ लॉट और आप इसको पढ़ने की कोशिश करें। मैं शीशराम ओला पिछले 22 ईयर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स को पढ़ाते आया हूँ और ये जून आते आते मेरा 22 ईयर कंप्लीट हो जाएगा और 23rd ईयर में मैं चला जाऊँगा। तो आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से बहुत बेनिफिट लें और मेरी क्लासेस को रेगुलर लेते रहें। और यदि टेस्ट जो देना चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज है, उसको जाके और फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है टेस्ट दें और टेस्ट से अपने आप को एवेल्यूएट करें कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश लगातार करते रहें। थैंक यू।